हाय एवरीवन। तो अगर आप एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू वॉच इट टिल द वेरी एंड। ठीक है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप बहुत बहुत थैंक्स करेंगे आफ्टर दिस सेशन। तो आज एक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, हाउ टू डू एनसीईआरटी इन लास्ट 40 डेज। क्योंकि पूरे साल की जब बात आती है ना, कि पूरा साल हमारे पास पड़ा हुआ है तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो वो एक अलग बात है। वैसे लास्ट 40 डेज में इज एनसीईआरटी गोइंग टू बेनिफिट, और अगर एनसीईआरटी से बेनिफिट हमें मिल सकता है, एक अच्छा रैंक हमारा आ सकता है, तो उसे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना। एग्जाम भी चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, ऑलरेडी कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है, सब कुछ चल रहा है। राइट, तो चलिए अब आप बात करते हैं कि 40 डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जो डेवलपमेंट कमेटी है जिसने वो बुक बनाई है, ओवर द एज इसको रिफाइन किया है, इसमें अगर आप इसकी ऑथर लिस्ट देखेंगे, कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो भी हम और बुक्स पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक एनी अदर बुक हैज सच इम्पैक्टफुल, इतनी ग्रेट एक ऑथर टीम। राइट, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एनसीईआरटी कितनी कंसाइज, मतलब ऐसा है कि पॉकेट में रॉकेट वाली चीज है वो। ठीक है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की कौन सी चैप्टर ऐसे जो आपको मस्ट डू है, मैं आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने उनकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप 36 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, पर फिर भी आप उतना अच्छा स्कोर नहीं करोगे। और जो एक बच्चा ये चैप्टर्स एनसीईआरटी पूरी पढ़ के गया है, वो आपसे बेटर स्कोर करेगा। तो अगर बेटर स्कोर चाहिए, ठीक है, तो देखिए हमारे पास इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग की पहले बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में आपको सारे सारे जो वीएससी पीआर थ्योरी के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एमओटी एमओटी के सिनेरियोज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो जितने एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स दे रखे होते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, उनसे रिलेटेड डाइपोल मोमेंट के सिनेरियोज, वो सारे करने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ना है। और अगर आप पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग कवर हो चुका है, उसको अगर आप फॉलो करें तो यू विल लर्न अ लॉट, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। देन टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक इज लाइक कि बड़ा एक ग्रे एरिया है। क्योंकि एक तरह से बोला गया कि पी ब्लॉक को लिमिटेड कर दिया है, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज ही सिलेबस में रखी हैं। पर फिर भी हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं रिएक्शंस को लेके, तो क्या करें, क्यों? क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक आपस में काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर जस्टिफाई कर देंगे कि यार ये तो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, और सॉल्ट एनालिसिस सिलेबस में है। इसलिए पी ब्लॉक की आप जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ो, उनके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे हर एक फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके आपने फिर रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़िए। और कोर्स में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो कोर्स में भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसकी कवर की गई हैं। इसके अलावा जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि जो बी ब्लॉक में हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसके काफी सारे रेफरेंसेस, और उन्हीं पे और डीप डिटेल वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो उससे आपका पी ब्लॉक और स्ट्रेंथन ही होगा, और पी ब्लॉक अच्छे से करके जाओगे तो सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा रिलेटेबल फील होगा। ठीक है, तो ये करना है। डी एंड एफ ब्लॉक तो मैं बोलूं कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक सॉल्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब कर रहे हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में खास करके अभी अगर आपने यूट्यूब सीरीज देखी होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ना, उस पे हर दूसरी तीसरी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट का मतलब है कि वर्ड भी इधर उधर नहीं किए गए हैं। जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो पूछे गए हैं, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। अभी सबूत भी देखेंगे हम उसके। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक तो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली बच्चों की समस्या क्या होती है, इसमें भी अगर हम पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे, तो जैसे आइसोमेरिज्म पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, आइसोमेरिज्म के जितने एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं ना, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल के थ्रू दिए हों या डायरेक्टली थ्योरी में एग्जांपल दिया हो, वो सारे डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं जेई में, सारे विदाउट एन एक्सेप्शन। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल नहीं है जो एनसीईआरटी ने आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दे रखा हो और वो एनटीए ने नहीं पूछा है, सारे पूछ लिए हुए हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के भी, ऑप्टिकल के भी, सब कुछ। देन बच्चे बोलते हैं सर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्या करें, बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस अगर हम कोई और बुक्स रेफर करते हैं तो वहां पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। कितने याद करेंगे हम, कितने किसको किसके कलर याद करेंगे? तो जितना एनसीईआरटी में टेबल की फॉर्म में आपको दिया है ना कि ये कॉम्प्लेक्स का ये कलर है, ये लिगेंड चेंज हुआ, फिर ये कलर चेंज हो गया, जो जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है बस वही करना है। उसके बियॉन्ड अगर आप करोगे तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट होगा।
बट एनसीईआरटी ने जो किया अगर वो छोड़ोगे तो वो ब्लंडर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल पूरा पढ़ना है। और सॉल्ट एनालिसिस में तो बोलूंगा कि हर एक टेस्ट पूछा जा चुका है, हर एक टेस्ट। जितने भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं कि इस टेस्ट में ये कलर का प्रेसिपिटेट आया, उस प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला भी पूछा गया है, उसका कलर भी पूछा गया है, इवन उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप देखें एक बार डीएनएफ ब्लॉक का पीवाईक्यू एनालिसिस, जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आपको आइडिया लगेगा कि सॉल्ट एनालिसिस से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें तो आप ये सोचना ही मत कि एक पैराग्राफ भी हम छोड़ सकते हैं। ओके, हाँ, ये आप कर सकते हो अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पढ़ना है एनसीईआरटी लैब मैनुअल से ही है वो। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट के बाद सबसे पहला काम क्या है, आपको पूरी डिटेल सबसे पहले नहीं पढ़नी है। पहले आप जस्ट उसको समराइज करो, एनायंस के टेस्ट, कैटायंस के टेस्ट, कि एनायंस ये है, इनका ये टेस्ट होता है, इसके साथ ट्रीट करते हैं, ये कलर आता है। तो आप डायरेक्टली ये एनायन, ये रिएजेंट, ये आउटपुट, ऐसे कलर की गैस निकली, ऐसे कलर का प्रेसिपिटेट बना, राइट। बीच के रिएक्शंस को मत याद करो, पहले पहले उसको ब्रॉडली याद करो, ये एनायन, ये रिएजेंट और ये आउटकम। ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लो। वैसे कैटायन के लिए इस ग्रुप के कैटायन का ये ग्रुप रिएजेंट, ये आउटकम, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये रेड प्रेसिपिटेट, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक लिस्ट से बना लो। अब उसके बाद वंस यू हैव बीन लाइक परफेक्टेड द लिस्ट, इस हाँ सर याद है मेरे को कौन से एनायन का कौन सा टेस्ट होता है और क्या कलर आता है पता है, कौन से कैटायन में क्या हुआ, कैसे बना, पता है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके जो इंपॉर्टेंट हैं एनायंस, इंपॉर्टेंट कैटायंस जो आपने देखा होगा कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, आप उनकी फिर अब डिटेल थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, पहली बार में सब कुछ डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो चीजें याद नहीं रह पाएंगी। और डिटेल को याद करने का एक और अच्छा तरीका है, आप सॉल्ट एनालिसिस पे पीवाईक्यू उठाओ और साथ में जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसके 50-60 क्वेश्चन और उठा लो, और उन सब क्वेश्चंस के आंसर टिक कर दो और उनको रटो, क्योंकि वो सॉल्ट एनालिसिस के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड है। अगर आप क्वेश्चन के आंसर रट रहे हो तो आप एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को तो याद कर रहे हो। तो वो रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना। ये पूरी इनऑर्गेनिक के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो वो पीवाईक्यू कहने की एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, तो आपकी एक तरह से वहाँ एनसीईआरटी भी रिवाइज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए काफी काम आएगी। ये समझ आ गया, ये चैप्टर तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, सॉल्ट एग्जाम्पल भी छोड़ना नहीं है, और अगर समय हो तो एक्सरसाइज के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि हम आपको बताएं कि कौन से अच्छे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बताइए। वी वांट गुड रिस्पांस फ्रॉम यू। अगर हमें लगेगा अच्छा रिस्पांस है तो विल वर्क इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। चलिए बात करते हैं अब ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो मैंने बोलता कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ो उसको, बट एटलीस्ट गिव अ रीडिंग, इट विल हेल्प। ठीक है, गिव अ रीडिंग। ठीक है, अब ये कौन है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में वो सारे एनसीईआरटी से नहीं आते, और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड साथ दे रखा है, उससे आप ऑर्गेनिक को समझ नहीं पाओगे। तो आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद दैट। आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक के लिए सर हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बट वो सब कुछ पढ़ने के बाद आप सोलोमन फ्राइल पढ़ रहे हो, आप एलजी वेड पढ़ रहे हो, आप पॉला ब्रूस पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी छोड़ दी, कुछ ना छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो एनसीईआरटी ने ही लिख रखी हैं, अगर वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको पूछ ली, वो आप दूसरी किताबों में कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल उसका भी। तो आपने बस ये कि पढ़ के चले जाओ, एनसीईआरटी को पढ़ के जरूर जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अभी आपको एग्जांपल आगे देता हूं कि किस तरह से पढ़ना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें ना बच्चे, तो वहां पे ऐसा नहीं कि उसकी थ्योरी काम की नहीं है, एनसीईआरटी की वो भी काम की है, बट अब हमारे पास समय नहीं है 40 डेज में। मैं ये नहीं बोलूंगा आप फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ें, मैं बोलूंगा कि सिर्फ उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको करके जाओ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जेईई मेन ने पूछे जो सॉल्व एग्जांपल के ऊपर बेस्ड थे, और कभी कभी तो सॉल्व एग्जांपल भी डायरेक्टली पूछे हैं। पर अब क्योंकि सॉल्व एग्जांपल कुछ ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो उनके रिपीट होने के चांसेस तो कम होंगे, बट उसी तरह का क्वेश्चन हल्का सा वेरिएशन डाल के नया क्वेश्चन बनाया, ऐसे बहुत कॉमनली केस मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया। अब चलिए कुछ सबूत पेश किए जाएं। ठीक है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1, ये क्वेश्चन देखिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो, और ये डीएनएफ ब्लॉक का है, टेबल 8.3 है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट। ठीक है,
ये ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ये एक हो गया। फिर देखिए 9 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी डी&एफ ब्लॉक, ठीक है, पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट है ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें। देन 6 अप्रैल को, नाउ दिस इज फ्रॉम लैब मैनुअल, ओके, यूनिट 7 है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निकल का डीएमजी के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स का बनना, ये एक बार पूछा जा चुका है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरी बार एक क्वेश्चन में उसका जो किलेशन होती है यहाँ पे, उस किलेट वाले में रिंग में कितने मेंबर रिंग है, वो 5 मेंबर है 6 मेंबर है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे 6 मेंबर रिंग भी बनता है, 5 मेंबर रिंग भी बनता है। तो अगर आपको पूछा जाए बेटा किलेशन में कौन सा रिंग बना, 5 मेंबर या 6 मेंबर, आपको पता होना चाहिए 5 मेंबर। जो 6 मेंबर रिंग बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब हाइड्रोजन है जो डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसने स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से वही ये बता पाएगा ना, जिसने ऊपर ऊपर से देख तो लिया बट उसको ध्यान से ड्रॉ नहीं किया, याद नहीं किया, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इवन दो वो ये यार पढ़ा था बट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो नाउ यू नो कि किस लेवल पे पढ़ना है। इट इज नॉट अ न्यूज़पेपर, अच्छा देखा हाँ अच्छा ऐसा होता है आगे पलट दिया, नहीं। अगर रिएक्शन लिखा है यू कांट जस्ट लुक एट द रिएक्शन एंड लाइक हाँ पढ़ लिया मैंने, नहीं, यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आयन्स हैं, कौन कौन से लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स हैं, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो बनता है, ठीक है, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का क्वेश्चन में स्ट्रक्चर भी आया हुआ है एक बार, नॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला भी आया हुआ है। फॉर्मूला के बाद उसमें मोलिब्डेनम एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये भी आया हुआ है, उसका कलर भी आया हुआ है। तो एक रिएक्शन पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वन देखिए 5 अप्रैल का क्वेश्चन है ये भी डी एंड एफ ब्लॉक से डायरेक्ट है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन अमंग दीज आयंस दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए आप बोला है एग्जामिनेशन ऑफ द ई नॉट वैल्यूज ऑफ द रिडॉक्स कपल इस टेबल में 8.2 में शो दैट Mn3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव तो है, मैंगनीज 3 पॉजिटिव नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका है। और इसी टॉपिक पे एक सॉल्व एग्जाम्पल भी था, वो भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी इस क्वेश्चन को सही से कर देगा। नेक्स्ट देन 30 जनवरी का देखिए डायमैग्नेटिक लेंथेनाइड आयंस। अब आप बोलोगे सर लेंथेनाइड आयंस, एक तो पहले लेंथेनाइड याद करो सर, उनके आयंस 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, सर कैसे याद रखेंगे कौन डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, इजंट दैट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेमोराइज। तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं हो जाएगा ये। चलिए देखिए 8.5.4 डी एंड एफ ब्लॉक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो lengthenide ions other than the F0 type La3 positive and cerium 4 positive, they are F0। F0 का मतलब ऑब्वियसली बात है कोई फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होंगे। एंड F14 टाइप ट्रिबियम 2 पॉजिटिव एंड ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव आर ऑल पैरामैग्नेटिक। बोलता है इनको छोड़ के सारे पैरामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हुए। तो दे डोंट वांट कि तुम पूरी पूरी टेबल रटो, कुछ इंफॉर्मेशन लाइंस में लिखी हुई है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बट ये सिर्फ पढ़ के याद होने वाला इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने पढ़ लिया और आपको याद रहेगा, नो, यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके। तो ये डिफरेंस आता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़े, इट इज केमिस्ट्री नॉट हिस्ट्री, बस पढ़ लिया, नो, उस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, उस लाइन पे मैं अगर ये सोचना स्टार्ट करूं, देखो जब भी आप एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक पढ़ते हो और हर एक लाइन के बाद आप ये सोचिए कि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है, मुझे होमवर्क मिला है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना के लाओ, मैं इस लाइन को किस तरीके से पूछूंगा, आपको क्वेश्चन बनाना है उसके ऊपर। जब आप इस इंटेंशन से एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पूछी जा सकती है, अरे यार इसमें तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर, देन अब ये ना चैलेंजिंग लगेगा, अब ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, इसमें मजा आने लगेगा। आप ऐसे पढ़ोगे अच्छा ये वाइन पैरामैग्नेटिक है, हाँ इसका डायपोल मोमेंट इतना है, तो इट विल लाइक बोरिंग, मेक इट चैलेंजिंग, ओके, है ना। जो उसमें नहीं भी लिखा है ऑथर ने, ठीक है, बिटवीन द लाइन्स ट्राई टू रीड दैट ऑल्सो, जो इम्प्लाई किया है बट डायरेक्टली लिखा नहीं है, तब जाके मजा आएगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 अप्रैल का आयरन कैटलाइजेस, तो ये 8.3.12 कैटालिटिक प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट वन, अब देखिए जैसे ये पैराग्राफ मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का लिए पेज 219 से, इसमें ये जो हाईलाइटेड
सेक्शंस हैं, दे आर ऑल जिन पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। कॉपर वाला तो आपने अभी देखा होगा, कॉपर वाला तो 2024 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया है, उसके पहले भी आया हुआ है। ये तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑक्साइड्स, इस पे क्वेश्चन। फिर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, ये वाला क्वेश्चन। इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7 इसका स्ट्रक्चर कि ईच मैंगनीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग Mn ऑक्सीजन Mn ब्रिज, ठीक है। तो मतलब हर एक पैराग्राफ में कितने सारे क्वेश्चन छुपे हैं। अब चलो एक और आपको मजेदार बात बताता हूं, जब मैं इसका पैटर्न पूरा देख रहा था, अगर हम 2022 से पहले का टाइम देखें तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो शुरुआती डी एंड एफ ब्लॉक में, जहां पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है, मतलब उनकी एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी, उनके ट्रेंड्स, मतलब स्टार्टिंग के जो पेजेस में इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। धीरे धीरे वो सारी चीजें पूछ ली, उसको बार बार कितनी बार पूछेंगे, राइट। तो अब देखा जाने लगा कि अब थोड़ा सा जो एक्टिनोइड्स हैं, लेंथेनाइड्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, पहले नहीं आते थे उनके ऊपर। तो एग्जामिनर को पता है यार, जो पुराने बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी है जो इन्फॉर्मेशन, उसको छोड़ो, जो नहीं पूछे उसको पकड़ो। तो अब जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको लगे यार ये वाला टॉपिक अब तक आया नहीं है, पूछा नहीं है, तो दैट मीन दैट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन, वो आ सकता है, समझे। ऐसा नहीं होता कि हर साल 10 साल से जो चीजें पूछी जा रही हैं वही पूछी जाएंगी। पहले कुछ टॉपिक फेवरेट थे 5-6 साल पहले, अब वो सैचुरेट हो गए, अब नए टॉपिक ढूंढ रहे हैं बुक्स में, कहाँ से लाइन से निकाल के वो क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लेंगे, ठीक है। तो वो आपको ढूंढना है। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल 8.4 है, अब ये डायरेक्टली आया है, अगर आप पढ़ो उसको ध्यान से पॉज करके पढ़ना, ठीक है, इस एग्जाम्पल को पढ़ना और इस असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का। चलिए अब ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में भी कुछ बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक के बच्चे बोलते हैं ना सर यहाँ तो नहीं आता ना उतना, चलो अब ये स्ट्रक्चर देखो, आइडेंटिफाई, जैसे आयुपैक नेम को लेके बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से पढ़ें, आयुपैक में काफी कुछ है। अरे मत पढ़ो ना यार काफी कुछ, जितना एनसीईआरटी ने अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन में दिए हैं, कुछ एल्डिहाइड कीटोन में, हेलोअल्केन में, हर एक चैप्टर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम, आयुपैक नेम का एक टेबल दिया होता है ना, उस टेबल को पढ़ लो, ठीक है, उतनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आयुपैक रिवीजन। अब आप ये देखिए, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3-डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है। एनसीईआरटी 11th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसका सॉल्व्ड एग्जांपल 12.10, ये देखो 2,3-डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। बोलो डायरेक्ट नहीं आते, ढूंढने को तो मैं और भी बहुत सारे ढूंढ दूं, पर जस्ट ठीक ना, ये दो लेटेस्ट एकदम 2024 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, फिर आयुपैक नेम मेसिटाइल ऑक्साइड। अब बच्चा बोलेगा सर किस किस के कॉमन नेम याद रखूं मैं, सर कॉमन नेम की शीट दे दो सर, एक सर एक लिस्ट दे दो सर, 500-600 कॉमन नेम्स होंगे, वो याद करेंगे हम, ठीक है। मेसिटाइल ऑक्साइड पूछा है। अल्डिहाइड कीटोन्स में जो टेबल दिया है आयुपैक नेमिंग वाला, उसी में आई थिंक ये लास्ट ही है, ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना, वही पूछा ना। तभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो ना, तो आयुपैक नेमिंग तो 3600 से ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लाखों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम कितनों को रिवाइज करोगे, कितनों के कॉमन नेम पढ़ोगे, एटलीस्ट वो तो पढ़ लो जो एनसीईआरटी में दिए हैं। वंस दैट इज डन, फिर तो आप जो मर्जी पढ़िए, वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सर ये गामा वाला, सर ये क्या है, अब देखो टेबल 12.1 कॉमन एंड आयुपैक नेम ऑफ सम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आ गया, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, एक ही जगह गामा वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ सबूत इसके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, अब जब हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि एक्वस फेज में कैसी होगी बेसिसिटी, गैसेस फेज में कैसी होगी, देन फिर आता है कि सर एक्वस और गैसेस फेज का थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, क्योंकि एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, तो बेसिसिटी का ट्रेंड थोड़ा सा रैंडम सा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है 2023 में, यहाँ पे पी के बी वैल्यूज के साथ मैच करवाना है, एंड यू विल बी लाइक कि सर
ये कहाँ से याद होंगी हमें? नॉर्मली पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, नहीं है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, नहीं है, तो हम बता देते हैं कौन ज़्यादा बेसिक है, कम बेसिक है कंपेयर करके। सर पीके भी वैल्यू याद करनी है? आप देखिए टेबल 13.3 अमीन्स चैप्टर का एक्वस फेज का लिख रखा है। यही वो कंपाउंड है जो यहाँ इस लिस्ट में दिए हैं और वही वो वैल्यूज हैं जो वहाँ इस लिस्ट में दे रखे हैं। इसीलिए याद रखना जब भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के टेबल से ही आएगा, समझे ना? क्योंकि उसके बाहर से कुछ आ जाएगा फिर तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता ना। अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग डेटा की अलग-अलग वैल्यू होगी। डेटा बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आ सकते हैं। बाहर से कोई आएगा तो कोई कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि उस बुक में तो इस चीज़ पे ऐसा लिखा हुआ है। देन दे विल डिफेंड लाइक कि नहीं एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं है, हमारे तो एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो, ये क्वेश्चन इवन इवन मुझे भी नहीं पता था कि ये एनसीईआरटी में है। मैंने कभी एनसीईआरटी इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा, इस चैप्टर को खास करके। ठीक है, अगेन वही कि ऑर्गेन कौन पढ़ता है एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिए असर्शन में बोला है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन। और एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया था मेरे जीओसी के सेशन के नीचे कि सर एनसीईआरटी में है ये। देन आई फाउंड आउट कि अरे यार ये तो सच में है। देखिए रीजन क्या दिया, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसी को अगर मैं बोलूं कि व्हाई बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन, तो अगर मैं थोड़ी फॉरेन ऑथर बुक्स को कोट करूं वहां पे, तो दे गिव द रीजन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रीजन वही है, पर एनसीईआरटी ने उसको थोड़े सरल शब्दों में लिखा है और यहाँ देखो प्रॉपर लिखा हुआ है। The delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by the nuclei of the carbon atoms than the electron cloud localized between two carbon atoms. Therefore, the presence of delocalized pi electrons in benzene makes it more stable than the hypothetical cyclohexatriene. Exact words मिल गया एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अब ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 2023 का। ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चा बोलेगा सर कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड याद करेंगे हम, ये कहाँ से आ गए सर ट्रोपोलोन? सर हाउ विल वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोलोन सर, व्हाट इज दिस? दिस इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन में उसने 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं कि ये हैं बेंजीनोइड के कुछ एग्जांपल और ये है नॉन बेंजीनोइड के एग्जांपल। दे डोंट वांट यू टू मेमोराइज रैंडमली एनी कोई दुनिया भर के स्ट्रक्चर, नहीं, बोलते यार दिया है ना ट्रोपोलोन, दिया है ना एरोमेटिक के अंदर ही दिया हुआ है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है, एरोमेटिक है, वही तो पूछ रहे हैं हम। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो आप ये आंसर कर लेते, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे इसको, राइट? तो जो भी चीज हमें ऐसी लगती है कि यार ये कहाँ से पूछे, ये कैसे याद करेंगे, वो एनसीईआरटी में मिलता है। समझ आ गया अब आपको? अब ये क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी ने दे रखी है कि बाकी बुक्स में फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, इसलिए एटलीस्ट गिव अ रीडिंग। और इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के, जैसे कन्वर्जन के क्वेश्चन है, इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करो इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, दोस आर ब्रिलियंट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। आपके कितने सारे रीजन्स वहां पे रिवाइज हो जाते हैं। तो बताइए कितने सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व किए हुए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, वी आर इन सच अ हरी, एनसीईआरटी हमारे लिए ऐसा ना घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ देख ली मैंने, अब वी आर इन सच अ हरी कि नहीं यार मेरे को तो मटेरियल पढ़ना है कोचिंग का, वी हैव गिवन इट सो मच ऑफ वैल्यू कि हम एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी से निपटाने के चक्कर में होते हैं कि अरे यार मेन चीज तो स्टडी मटेरियल है, वो बुक्स हैं जो है ना जो हमने खरीदी हैं बहुत ज़्यादा महँगे पैसे खर्च के, वो पढ़ने हैं हमें। जो हमने दुनिया भर के डाउनलोड कर लिया मटीरियल वो पढ़ना है हमने। तो पेपर तो यहाँ से आएगा, तो ये नहीं पढ़ना है हमने। वी आर ऑलवेज़ इन सच अ हरी टू रीड एवरीथिंग एल्स बट एनसीईआरटी। इसीलिए ध्यान नहीं जानते इन चीज़ों पे। अब चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में तो भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया। मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल आप करके जाओ, क्योंकि थ्योरी का आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मिल जाए ऐसा नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे कोरोजन पे क्वेश्चन आया हुआ है, कोरोजन का लास्ट टॉपिक है, जनरली हम नहीं पढ़ते बच्चे भी, टीचर को भी तो इंटरेस्ट नहीं रहता इसको पढ़ाने में। अब देखिए 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके। अब ये देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged as setting up of electrochemical cell on the surface of iron object। क्या है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged as setting up of an electrochemical cell। जिसने इस पे ध्यान दिया होगा
वो पढ़ेगा उसके बारे में, सोचेगा उसके बारे में, इसको करेगा। फिर ये ऊपर के 3 पॉइंट्स, हाँ, ये ऊपर के 3 पॉइंट्स भी हैं। ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो। केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसीडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। फिर एयर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये एब्जॉर्ब करके H2CO3 बनाता है, जहां से H पॉजिटिव आते हैं। तो एसिडिक कंडीशन में ये होता है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये होता है। तो ये जो पीएच वाला केस है वहां से आ जाएगा आपका। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन, टिन वाला एग्जांपल, टिन वाला भी है, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज, अच्छा इसके नीचे वाले पार्ट में है वो, ठीक है, आप उसको देखोगे दिया हुआ है। टिन और जिंक इन दोनों की कोटिंग करवा सकते हो आप, ठीक है, टू प्रिवेंट कोरोजन, फाइन। और ये डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड वाला, ये तो यहाँ पे आ गया जो हाईलाइटेड एरिया है। तो देखो कोरोजन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन हाउ कैन वी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 2024 का क्वेश्चन है ये इस पैराग्राफ के ऊपर। और ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, व्हेन एक्सटर्नल सेल और एक्सटर्नल बैटरी हैविंग वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है ना, पूरी कहानी दी हुई है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है डायरेक्टली। देन देखिए, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH3, ओके। और एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन 3.4 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। यहाँ 10 है, वहां 3 है। अगर आपने 10 वाला सॉल्व कर लिया हो तो आप 3 वाला सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व एग्जांपल इंडेक्स क्वेश्चंस उसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब आइडिया लग गया, इज इट क्लियर क्या करना है, कैसे करना है। अभी भी अगर आपको लगता है ना कि कुछ चीजें अभी भी डाउट हैं, मे बी आपके अंदर कुछ आया हो सवाल, सर ऐसा इस केस में क्या करेंगे, मेरी ये पर्सनल समस्या है, लिखिए कमेंट्स में बताइए। बिकॉज कमेंट्स, देखो कमेंट दो चीजों के लिए जरूरी होते हैं। एक तो हमें ये लगता है पता कि आपको सेशन ये कैसा लगा, ठीक है, इससे आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आपके अपने व्यूज क्या है उसके बारे में। एंड आप और कुछ सजेस्ट करते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो हमें ये भी समझ आता है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें आपकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर्ली पता चलेगा तभी हम आपको प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे, समझे। इसीलिए एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम वीडियो के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आप कमेंट्स के माध्यम से वापस से हमें फीडबैक देते हैं, तब वो एक क्लोज लूप सर्किट बनता है, तब करंट चलेगा, तब जाके गाड़ी दौड़ेगी, ठीक है। तो कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बाय।